हेलो, कुलदीप दिस साइड। हाँ ललित बोल रहा हूँ कुलदीप। जी माननीय रेल मंत्री जी, बताएं कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। इतनी देर रात हमारी याद कैसे आ गई। वो मैंने कल अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया प्रधानमंत्री जी को। अरे, एकदम से अचानक क्या हुआ। वैसे तो मैं कल समस्तीपुर जा रहा हूँ हम्म। एक ब्रिज ग्रेड लाइन का उद्घाटन करने के लिए, हाँ हाँ। और एज अ मिनिस्टर ये मेरा आखिरी काम होगा। क्यों। दोस्त, मुझे लगता है कि मैं समस्तीपुर से वापस नहीं लौट पाऊँगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी। अरे, इतना परेशान क्यों साउंड कर रहे हो, क्या हुआ। मुझे लगता है कि मेरी हत्या होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। ये जो कन्वर्सेशन अभी अभी आपने सुना, ये नाट्य रूपांतरण था उस टेलीफोन कन्वर्सेशन का, उस टेलीफोन दूरभाष की वार्ता का जो 1 जनवरी 1975 को भारत के तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा और देश के बेहद ख्याति प्राप्त विख्यात पत्रकार और ललित नारायण मिश्रा के मित्र कुलदीप नैयर के बीच हुई थी। कुलदीप नैयर साहब, जो आप सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी दैनिक द स्टेट्समैन के एडिटर रहे। कुलदीप नैयर साहब का एक कॉलम आया करता था बिटवीन द लाइंस, जो देश के 80 अखबार और कुछ विदेश के अखबार भी प्रकाशित किया करते थे, और इस कॉलम का 14 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ करता था। कुलदीप नैयर साहब की जीवनी अभी कुछ अरसा पहले आई थी, उसका नाम है बियॉन्ड द लाइंस। बहुत ही पठनीय जीवनी है। पूरे आज़ाद भारत का इतिहास इसमें झलकता है। इस पुस्तक में इस कन्वर्सेशन का, जिसका नाट्य रूपांतरण अभी आपने सुना, का जिक्र कुलदीप नैयर साहब ने किया है। ललित नारायण मिश्रा जी को आशंका थी। कौन ललित नारायण मिश्रा? वो ललित नारायण मिश्रा जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट के एक ताकतवर मंत्री थे। उनको आशंका थी कि अगले दिन उनकी हत्या हो सकती है। वो समस्तीपुर जा रहे थे और उन्होंने अपने मित्र कुलदीप नैयर साहब से कहा कि मैंने बतौर रेल मंत्री इस्तीफ़ा दे दिया है, मैं समस्तीपुर जा रहा हूँ एक कार्यक्रम में भाग लेने, जो ऑलरेडी डिसाइडेड कार्यक्रम था। एक रेलवे लाइन का उद्घाटन करना था और मुझे लगता है कि मेरी हत्या हो जाएगी। ललित नारायण मिश्रा बिहार से निकले उस नौजवान का नाम था जिसे नन अदर देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीजेंडरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, बाद में ललित नारायण मिश्रा नेहरू जी की कैबिनेट में उप मंत्री भी बने। बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो ललित नारायण मिश्रा जी उनकी सरकार में भी पहले उप गृह मंत्री, डिप्यूटी होम मिनिस्टर बने, बाद में लेबर मिनिस्टर बने। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इंदिरा जी की सरकार आई तो सबसे पहले ललित नारायण मिश्रा जी को राज्य मंत्री का पद दिया गया, वो वित्त राज्य मंत्री बने। उसके बाद उनको कैबिनेट रैंक दिया गया, विदेश मंत्रालय का मंत्री बनाया गया, और बाद में उन्हें रेलवे मंत्रालय का काम इंदिरा जी ने सौंपा। कहा जाता है, माना जाता है और तथ्य भी हैं कि असली प्रतिभा डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी प्रतिभा को पहचाना था ललित नारायण मिश्रा ने। जब वो विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ललित बाबू, उनके अधिकांश प्रशंसक, उनका मित्र वर्ग उनको ललित बाबू के नाम से पुकारता था। ललित बाबू तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ट्रबल शूटर माने जाते थे। 2 जनवरी की शाम ललित नारायण मिश्रा ने बतौर रेल मंत्री अपना इस्तीफ़ा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को सौंप दिया था। इस इस्तीफे को लेकर भी नाना प्रकार की कहानियां हैं। माना यह जाता है कि उनका भ्रष्टाचार के एक मामले में नाम सामने आने पर इंदिरा जी ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया था। कहा यह भी जाता है कि चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के फंड रेजर थे, कांग्रेस के लिए और इंदिरा गांधी के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे, और इसके चलते काफ़ी बदनामी हो गई थी। इसलिए भी जब एक पर्टिकुलर केस में उनका नाम सामने आया तो इंदिरा जी ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इस्तीफ़ा मांग लिया। यह वह समय था मित्रों जब बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अब्दुल गफूर, उनकी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन चल रहा था, जिसको कि समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का समर्थन था।
उस दौरान ये बातें उठती थीं कि बहुत ज़्यादा बातें उठती थीं कि कांग्रेस के अंदर ललित नारायण मिश्रा अपना एक धड़ा तैयार करने में लगे हुए हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, निश्चित ही, इसलिए उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं भी प्रबल थीं। यह माना जाता था कि कांग्रेस के भीतर रहकर वे ऐसे बड़े नेताओं के खिलाफ साजिशें रचते हैं जो भविष्य में उनके लिए खतरा हो सकते थे। उमाशंकर दीक्षित के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचे, बहुत बड़ी चर्चाएं होती थीं। इसी प्रकार तत्कालीन बिहार सरकार के खिलाफ, अब्दुल गफूर साहब की सरकार के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था जेपी का, तब इंदिरा गांधी के मना करने पर भी ललित नारायण मिश्रा अपरोक्ष रूप से उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का या सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। बहरहाल ललित नारायण मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और इंदिरा जी उनसे इस्तीफ़ा मांग लेती हैं। 1 जनवरी 1975 की शाम इस्तीफ़ा देकर अगले दिन ललित नारायण मिश्रा एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते विशेष विमान से बिहार पहुंचते हैं, समस्तीपुर, जहां उनको एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन करना था। ललित नारायण मिश्रा विशेष विमान से समस्तीपुर पहुंचे उस रेलवे लाइन का उद्घाटन करने। एक भव्य कार्यक्रम का वहां आयोजन किया गया था। एक मंच सजा था जिसमें उस समय ललित नारायण मिश्रा जी के साथ, तत्कालीन रेल मंत्री के साथ, उनके सगे भाई जगन्नाथ मिश्रा मौजूद थे। उस रेंज के, जो दरभंगा पुलिस रेंज थी, उसके डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उसमें मौजूद थे एवं अन्य कई राजनीतिक लोग, कांग्रेस के लोग उस मंच में मौजूद थे। जब ललित बाबू अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, उसी समय भीड़ में से, जो भीड़ सामने उनको सुनने के लिए एकत्रित हुई थी, उनमें से एक आदमी ने एक हथगोला फेंका, एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जो बहुत धमाके के साथ फटा और वहाँ भगदड़ मच गई। ललित नारायण मिश्रा, उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा, डीआईजी दरभंगा रेंज इस हमले में 25 अन्य लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। घायल रेल मंत्री को इलाज की तत्काल आवश्यकता थी। केंद्र के मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता को, लेकिन उनके ही मंत्रालय की रेल ने मानो धोखा दे डाला। मंत्री महोदय को गंभीर अवस्था में समस्तीपुर से 171 किलोमीटर 171 किलोमीटर दूर दानापुर ले जाया गया, जबकि ज़्यादा बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ पटना में उपलब्ध थी, जिसकी दूरी मात्र 161 किलोमीटर थी। इतना ही नहीं, समस्तीपुर से सबसे नज़दीक 30 मिनट की दूरी पर दरभंगा शहर था, जहां पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। यदि रेल मंत्री को मात्र 30 मिनट के अंदर वहां पहुंचा दिया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। एक और बहुत ही विचित्र बात हुई। भारत के रेल मंत्री को लेकर जारी ट्रेन कई घंटे लेट हो गई। भारतीय ट्रेन, आप जानते हैं, इनकी आदत है, ये लेट हो जाती हैं, जगह जगह लाल बत्ती होती है, रुक जाती हैं। मगर भारत के रेल मंत्री को, बेहद गंभीर अवस्था में घायल रेल मंत्री को ले जा रही ट्रेन इतनी लेट हुई कि जो दूरी कुछ घंटे की थी उसने उसे कई घंटे में पूरी की। और जब उनको दानापुर रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उनकी हालात बहुत गंभीर हो चुकी थी और अगले दिन उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। इसके ठीक विपरीत रेंज डीआईजी जो मंच में मौजूद थे, उनका नाम बी.एन. मिश्रा था। बी.एन. मिश्रा साहब को और ललित नारायण मिश्रा के भाई जगन्नाथ मिश्रा को पुलिस ने तत्काल मात्र 30 मिनट के भीतर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। ये दोनों भी गंभीर रूप से घायल थे। इतना घायल थे कि बाद के वर्षों में जगन्नाथ मिश्रा जब तक जीवित रहे, उनके पैर में 13 छर्रे बताए जाते हैं इस हथगोले के मौजूद रहे और वो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। बहरहाल डीआईजी डी.एन. मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा साहब की जान बच गई, लेकिन रेल मंत्री को दानापुर रेल अस्पताल 8 घंटे देरी से पहुंचने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी मौत हो गई। उस दौर में अफवाहों और आरोपों के चक्रव्यूह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई थी। बहुत से अफवाहें उठीं, बहुत से नाना प्रकार की आशंकाओं ने जन्म लिया। ये कहा गया कि इस हत्याकांड के पीछे कुछ बड़े लोग शामिल हैं और इशारा था स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ। इंदिरा गांधी इन सब अफवाहों से इतनी खिन्नी थीं कि जब ललित नारायण मिश्रा की शोक सभा आयोजित की गई तो उसमें इंदिरा जी ने इन अफवाहों की ओर जिक्र करते हुए ये कह डाला कि मैं भी मारी जाऊंगी तो मेरे विरोधी इसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देंगे। बहरहाल
ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। बिहार सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू करी। उसका पहला शक रेलवे के एक अधिकारी पर, एक क्लार्क पर गया जिसका नाम RKP सिंह किशोर था। उस व्यक्ति RKPS किशोर की मृत्यु भी इसी बॉम्ब ब्लास्ट में हो गई थी। बिहार सीआईडी ने फरवरी महीने में 2 अन्य लोगों को अरेस्ट किया, अरुण मिश्र और अरुण ठाकुर। इनमें से अरुण ठाकुर ने सीआईडी बिहार को जांच के दौरान बताया कि ये पूरा का पूरा प्लान बहुत ही सुनियोजित हत्याकांड का हिस्सा था और उद्देश्य था ललित नारायण मिश्रा की हत्या करना। और उन्होंने बताया, इस अरुण ठाकुर ने बताया कि इसमें उनके साथ अन्य व्यक्ति, एक स्कूल टीचर अरुण मिश्र भी शामिल है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में एक शिव नारायण शर्मा का नाम लिया और यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और है जिसको कि हम लोग बॉस कहकर पुकारते थे। अब ये बॉस कौन था? सीआईडी अपनी छानबीन में जुट गई कि ये बॉस नाम का व्यक्ति कौन था। तो पता चला ये बॉस एक MLC थे, बिहार के बड़े कुख्यात छवि के MLC। इनका नाम था रामविलास झा। अरुण ठाकुर और अरुण मिश्रा के अनुसार रामविलास झा ने ही इन दोनों को 20,000 रुपये दिए थे एलन मिश्रा की हत्या करने के लिए। सीआईडी चौंक गई क्योंकि ये जो झा थे, रामविलास झा, ये एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, पॉलिटिशियन थे। बिहार सीआईडी ने इन दोनों को समस्तीपुर में, अरुण ठाकुर को और अरुण मिश्रा को जिस जेल में रखा गया था, समस्तीपुर जेल, वहाँ के जेलर से संपर्क साधा और उनसे कहा कि हमारी मदद कीजिए। जेलर साहब, जिनका नाम रहमान था, उन्होंने अरुण मिश्रा के साथ दोस्ती करी, जेल में उसको सुविधाएं उपलब्ध कराईं और बातचीत की और जानना चाहा ये हत्याकांड था के पीछे कौन था। जेलर ने चालाकी दिखाते हुए इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड भी किया। सारा प्लान अरुण मिश्रा ने जेलर रहमान को बताया कि किस प्रकार विलास झा के कहने पर इस काम को उन्होंने अंजाम पहुंचाया। जाहिर है सीआईडी की जो ये जांच थी उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इन खुलासों के सामने आते ही कुछ बड़े लोग घबरा गए, ऐसे बड़े लोग जिनके तार दिल्ली तक से जुड़ते थे। झा के संबंध में एक स्थानीय नेता रघुनाथ पांडे का नाम सामने आया। इस रघुनाथ पांडे जो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, दरभंगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पूर्व चेयरमैन था, इसके रघुनाथ झा से बड़े संबंध थे और इस व्यक्ति रघुनाथ पांडे के संबंध थे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सचिव यशपाल कपूर से। जो लोग उस समय के इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि यशपाल कपूर इंदिरा जी के समय में बहुत पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे। सीआईडी की थ्योरी अनुसार मिश्र की हत्या से कुछ समय पूर्व ही यशपाल कपूर ने रघुनाथ पांडे से मुलाकात की थी। सीआईडी ने केस सॉल्व करने के लिए भारी प्रशंसा बटोरी। सीआईडी को तत्कालीन राज्य सरकार ने 50,000 रुपया, सीआईडी की जो टीम थी उसको 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया और पुलिस मेडल देने की उनको घोषणा की। लेकिन तभी यकायक सारा मामला पलट गया, सारी बाजी पलट गई। बिहार सरकार ने जिस मामले की जांच बिहार की ही सीआईडी कर चुकी थी, सॉल्व कर चुकी थी, उसे सीबीआई के हवाले करने की घोषणा कर डाली। यहाँ ये बड़ा उल्लेखनीय है कि सीबीआई जांच की मांग किसी ने भी नहीं की थी। मृतक ललित नारायण मिश्रा के परिवार को भी संतुष्टि थी कि सीआईडी अपनी जांच सही कर रही है। लेकिन अचानक ही बिहार की तत्कालीन सरकार ने यह मामला केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया और आश्चर्यजनक, इस हत्याकांड से जुड़ी फाइलों को लेने के लिए तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर मिस्टर डी सेन स्वयं समस्तीपुर पहुंच गए। और इसके बाद तो सीबीआई की टीम ने पूरी की पूरी सीआईडी की जांच को ही खारिज कर डाला। उन्होंने जेलर रहमान द्वारा कथित अभियुक्त अरुण मिश्र के टेप किए गए कन्वर्सेशन को भी झूठा करार दे दिया। इन दोनों व्यक्तियों ने, अरुण ठाकुर ने और अरुण मिश्र ने, बाद के समय में अपने बयान भी बदल लिए और उन्होंने सीबीआई को बताया कि उनसे ज़बरदस्ती इस प्रकार के बयान लोकल सीआईडी ने, बिहार सीआईडी ने लिए थे। सीबीआई ने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने उन दिनों खासे चर्चित एक संप्रदाय
आनंद मार्गियों को, आनंद मार्ग एक संप्रदाय है, उसके तार इससे जोड़ दिए और उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिश्र की हत्या के पीछे इस उग्रपंथी संप्रदाय आनंद मार्ग का हाथ है और 4 लोगों को उन्होंने इसमें पकड़ लिया। ये 4 थे सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा एक नौजवान वकील रंजन द्विवेदी, गोपाल जी, संतोषानंद अवधूत और सुखदेवानंद अवधूत। अभी इतना ही जैसे काफ़ी ना था, एक रेल मंत्री की हत्या में गिरफ्तार किए गए इन 4 लोगों पर 40 बरस तक मुकदमा चला, 40 बरस तक। सीबीआई की अपील पर 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मुकदमा दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया, दिल्ली की एक अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि सीबीआई ने कहा था राज्य की सरकार, बिहार सरकार और कुछ नेता बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए 1979 में यह मुकदमा दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ। दिसंबर 2014, 40 बरस के बाद दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2014 में सीबीआई की जांच को सही मानते हुए दिल्ली की इस अदालत ने इन 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, यानी 40 बरस बाद। और जिस समय सज़ा सुनाई गई उस समय रंजन द्विवेदी जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता था, वो रंजन द्विवेदी जो 27 बरस का था ललित नारायण मिश्रा की हत्या के समय, वह 67 बरस का एक वृद्ध हो चुका था, बहुत बीमार वृद्ध। उसके अतिरिक्त संतोषानंद अवधूत और सुवेदानंद अवधूत और गोपाल जी को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है 2015 में इन सभी को जमानत मिल गई और मामला अभी भी हायर कोर्ट में लंबित है। बहरहाल इस मुकदमे को 40 बरस लगे, 20 जज बदले, कई गवाह भी इस दौरान मर गए। जजमेंट 40 बरस बाद आया, 11,000 पेज का यह जजमेंट है, लेकिन शायद न्याय नहीं मिला। ललित नारायण मिश्रा के परिवार ने इन 4 लोगों को निर्दोष माना। दरअसल सीबीआई को जांच सौंपे जाने के समय से ही ललित नारायण मिश्रा का परिवार एक निष्पक्ष जांच की गुहार लगाता रहा। जब इंदिरा जी सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी सरकार में आई, तब ललित नारायण मिश्रा जी की पत्नी कामेश्वरी देवी ने जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को पत्र लिखकर दोबारा से जांच करवाने की मांग की थी। इससे पहले इंदिरा जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस मैथ्यू की अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्रा की हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया था। ललित नारायण मिश्रा के परिवारजनों ने इस आयोग की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। जस्टिस मैथ्यू ने अपनी रिपोर्ट में सीबीआई की थ्योरी को सही माना था, लेकिन कामेश्वरी देवी और ललित नारायण मिश्रा के पुत्रों ने इस जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीबीआई की रिपोर्ट को भी गलत बताया। उनका मानना 2014 में भी यही था कि जिन लोगों को दंड दिया गया है वो निर्दोष थे। इंदिरा जी के सत्ता से बाहर जाने के बाद बहुत कुछ इस मामले में हुआ। बिहार के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मुंबई हाईकोर्ट के जज रहे प्रसिद्ध वकील वीएम तारकुंडे से अनुरोध किया कि वो इस मामले की दोबारा जांच करें। तारकुंडे ने सीबीआई की जांच को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी जांच रिपोर्ट में सीआईडी बिहार की जांच को सही माना गया। तारकुंडे के अनुसार तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर डी सेन ने पूरी जांच को डिरेल किया। आनंद मार्गियों को इस मामले में जस्टिस तारकुंडे के अनुसार गलत फंसाया गया था। तारकुंडे ने यह भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंदिरा गांधी ने अनड्यू इंटरेस्ट इस पूरे मामले में दिखाया है। इस हत्याकांड के बाद कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई। यह चर्चा जोरों पर रही कि ललित नारायण मिश्र इंदिरा गांधी के सीक्रेट्स को जानते थे। वे इंदिरा गांधी के सीक्रेट्स भी जानते थे और उनके सीक्रेट फंड्स को भी हैंडल करते थे। यह भी कहा गया कि संजय गांधी, इंदिरा जी के सुपुत्र संजय गांधी का जो प्रिय प्रोजेक्ट था मारुति कार का, उसके लिए पैसा भी ललित नारायण मिश्रा ही जुटाते थे। यह अफवाहें भी उड़ी कि ललित नारायण मिश्र रूस की जासूसी एजेंसी, कुख्यात जासूसी एजेंसी सीआईए के एजेंट थे इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में। दोस्तों, कांग्रेस के लिए 45 बरस पूर्व हुआ यह हत्याकांड, ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड, आज भी परेशानी का कारक बनता रहता है। अभी कुछ अरसा पहले प्रसिद्ध जर्नलिस्ट कुमी कपूर की एक किताब आई, द इमरजेंसी आ पर्सनल हिस्ट्री। इसमें कुमी कपूर ने दावा किया है कि जब उन्होंने कुलदीप नैयर साहब से बात की, वही कुलदीप नैयर
जो ललित नारायण मिश्रा के बहुत ही गहरे मित्र थे और जिन्हें अपनी मृत्यु से, अपनी हत्या से एक दिन पहले ललित नारायण मिश्रा ने फ़ोन किया था, उनका मानना था, कुलदीप नैयर साहब का, बकौल कुमी कपूर, कि कांग्रेस पार्टी के लिए और विशेष रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के लिए ललित नारायण मिश्र पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करते थे। दूसरी बात जो इस किताब के जरिए सामने आई कि इंदिरा जी इस हत्याकांड के बहाने आरएसएस को और जयप्रकाश नारायण के संगठन लोक संघर्ष समिति को बैन करना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन गृह सचिव के विरोध के बाद उन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया। 2005 में रूस की कुख्यात जासूसी एजेंसी केजीबी के एक बागी जासूस मित्रोखीन की किताब में भी कहा गया है कि केजीबी ललित नारायण मिश्र के जरिए कांग्रेस पार्टी को फंडिंग किया करती थी। अप्रैल 2013 में विकीलीक्स ने अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी किए, जिनमें 1975 में भारत में अमेरिकी दूतावास ने जो केबल्स, जो संदेश कोड वर्ड में अमेरिकन शासन को भेजे थे, अपनी गवर्नमेंट को भेजे थे, इस विकीलीक्स में उनका जिक्र है और इन संदेशों में मिश्र के केजीबी से कनेक्शन की बात कही गई है। अमेरिकन एम्बेसी के इन कोड वर्ड संदेशों में जो विकीलीक्स ने जारी किए हैं, उनमें यहाँ तक कहा गया है कि ब्लिट्ज़ अखबार, जो इंडिया का उस समय का एक बड़ा अखबार था, उसके संपादक रूसी करंजिया पैसे लेकर, ललित नारायण मिश्र से पैसे लेकर कांग्रेस में ललित नारायण मिश्र के जो विरोधी थे उमाशंकर दीक्षित और अब्दुल गफूर, उनके खिलाफ मीडिया में प्रचार करने का, प्रेस में प्रचार करने का काम करते थे। बहरहाल जीवन अनवरत है। कालांतर में ललित नारायण मिश्र के भाई जो इस हमले में बुरी तरह घायल हुए थे, जगन्नाथ मिश्र साहब, वो बिहार में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। ललित नारायण मिश्रा का परिवार आज भी मानता है कि उनकी हत्या का राज ही रह गया है। कांग्रेस जरूर मिश्र की हत्या के बाद लगातार बिहार में कमज़ोर होती चली गई और दशकों से आज वहाँ